हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एजुकेटिव पॉइंट चैनल में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था और आज हम उसी लेक्चर वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल को या वैदिक सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद एक नगरीय सभ्यता का अंत हो गया और पुनः एक बार फिर से दोबारा ग्रामीण सभ्यता का दौर शुरू हो गया, जिसे हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल को हम दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका पीरियड 1500 से 1000 BC पूर्व तक माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसका पीरियड 1000 BC से 600 BC पूर्व तक माना गया। अब हम लोग इस वीडियो में वैदिक काल के दोनों खंड जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल को एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें उसकी भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलू को देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए। भारत में आर्यों के आरंभिक इतिहास के संबंध में जानकारी हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। वहीं ऋग्वैदिक काल की जानकारी के लिए हमें ऋग्वेद संहिता पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें 10 मंडल थे तथा 1028 सूक्त थे। 10वें मंडल में दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन माना जाता था और ऋग्वैदिक काल में दूसरे से 7वें मंडल को गोत्र मंडल भी कहते थे। अब वहीं देखते हैं उत्तर वैदिक काल को। तो उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद एवं अरण्यक प्रमुख थे। इसमें हम लोग देखते हैं कि सामवेद जो थे वो संगीत से संबंधित था। याद रखना आप लोग, सामवेद किससे संबंधित था? संगीत से। और अथर्ववेद जो थे वो मंत्रों एवं जादू टोनों से संबंधित था। तो पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ध्यान से देखना। वहीं उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड ये सब भी पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के संबंध में जानकारी के लिए हमें पूर्णतः ऋग्वेद पर ही निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि उस समय पुरातात्विक साक्ष्यों की प्रामाणिकता का अभाव था। ऋग्वैदिक काल से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों की जो विस्तार था वो पूर्वी सीमा में हिमालय और तिब्बत तक तथा उत्तर में तुर्कमिस्तान, जो वर्तमान में तुर्कमिस्तान है, वहाँ तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तथा दक्षिण में अरावली तक था। वहीं ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी में सिंधु नदी को माना जाता था और पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को मानते थे। अब हम लोग वहीं उत्तर वैदिक काल को देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल की रचनाओं में आर्यों की संस्कृति का भौगोलिक क्षेत्र विस्तार ऋग्वेद की तुलना में बहुत अधिक थी। उनका विस्तार अब गंगा यमुना दोआब तक फैल गई थी और कई कबीले जो राज्य के क्षेत्र थे वो भी इनके अंतर्गत आने लगे थे। इस काल के साहित्य में हिमालय, हिंद महासागर, विंध्य पर्वत आदि का उल्लेख इनकी भौगोलिक परिसीमाओं का विस्तार की ओर उल्लेख करता है। अब हम लोग ऋग्वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल का जो एक समाज था वो ट्राइबल था, यानी जनजातीय वर्ग का था। और ऋग्वैदिक काल की जो समाज थी वो कई यूनिट में बटा हुआ था, जिसमें सबसे लघुत्तम इकाई जो था वो परिवार का था, जिसे कुल कहा जाता था। उस समय जो समाज था एक पितृसत्तात्मक था और उस समय जो था जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, अनुष्ठान में भाग लेती थी, विद्या प्राप्त करती थी, अनुष्ठान में भाग लेती थी। और उस समय जो अविवाहित कन्या थी उसको आमुज कहा जाता था। बाल विवाह प्रचलित नहीं थी, किंतु विधवा विवाह प्रचलित थी उस काल में। पुत्री के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जो था रंग तथा कर्मधारिता था। रंग में मतलब आर्य अनार्य दोनों आते थे और कर्मधारिता में मतलब कर्म के कार्य के अनुसार उनके वर्ग का डिवाइड किया हुआ था, बांटा हुआ था। जैसे जो शिक्षा का पाठ था उसके लिए वो ब्राह्मण लोग आए, जो लड़ने उड़ने के काम करने के लिए आए तो क्षत्रिय कहलाए। वैसे ही जो व्यापार के लिए तो वैश्य कहलाए और जो मतलब सब चीज़ काम कर सके नीचे का वर्ग जो था सबसे, वो शूद्र कहलाए। मतलब उस समय जो था कर्मधारिता होने के कारण सामाजिक गतिशीलता उस समय बाधित नहीं हुई थी। एक ही परिवार में विभिन्न वर्ग के कर्म के लोग रह सकते थे।
तो उस समय हम लोग देखते हैं कि कर्म, धर्मिता और रंग के आधार पर उस समय वर्ण व्यवस्था बटा हुआ था। दास प्रथा प्रचलित थी और स्त्री पुरुष दोनों होते थे दास, और आर्य अनार्य दोनों। तो उस समय दास प्रथा में सभी मतलब आते थे। अब उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन को देखते हैं तो उस समय तक जाति पाति बहुत भेदभाव बढ़ गया था और विभिन्न व्यवसाय की संख्या में भी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण वहाँ पे जातिगत भेदभाव देखी गई। इस काल के वर्ण व्यवस्था का आधार रंग तथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्मगत हो गई। मतलब जन्म, जैसे ब्राह्मण के घर में अगर कोई पैदा लेता है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, क्षत्रिय घर में जो पैदा लिया वो क्षत्रिय ही कहलाएगा, इस टाइप का हो गया। तो और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य था उसे द्विज कहा गया। द्विज कहा गया जिसका मतलब था दूसरा जन्म लेने वाला। मतलब द्विज का मतलब था कि दोबारा जन्म लेने वाले लोग। और वहीं शूद्रों की जो स्थिति थी वो दयनीय हो गई और उनको हीन भावना से देखा जाने लगा। उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम की अवधारणा सामने आई, जिसका उल्लेख ज्वलनोपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। उस काल में जो थी महिलाओं की दशा में गिरावट आई। पुत्री का जन्म जो था दुख का कारण बना। स्त्रियों को मदिरा एवं जुआ के समान समझा गया। मतलब स्त्रियों या महिलाओं की स्थिति उस काल में, उत्तर वैदिक काल में दयनीय स्थिति में थी। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में बढ़ोतरी हुई और दासों को यहाँ पे अब घरेलू काम में उपयोग के लिए किया जाने लगा। मतलब उस काल में नहीं ऐसा था ऋग्वैदिक काल में, बट यहाँ पे अब जो भी दास थे उनको घरेलू काम में भी उपयोग किया जाने लगा। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुचारण था। मतलब पशु को पालना, पशु को चराना उनका मेन पेशा था। उनका द्वितीय पेशा के रूप में कृषि आया। द्वितीय पेशा के रूप में कृषि का कार्य करते थे। और उनका प्रमुख फसल जो था उस काल में जौ था। और पशुओं की महत्ता ज़्यादा थी उस काल में, कृषि की कम, पशु की ज़्यादा। पशु से जुड़े शब्द भी उपयोग करते थे, जैसे राजा के लिए गोफ्ता, पुत्री के लिए दुहिता, ये सब वर्ड यूज किया जाता था पशु से रिलेटेड। शिल्प तथा उद्योग में देखते हैं तो उस समय मृदभांड निर्माण, वस्त्र निर्माण और रथ निर्माण का कार्य उन लोग करते थे। उस काल में तांबे और कांसे का से प्रचलित थे उस समय के लोग, किंतु लोहे से प्रचलित नहीं थे। उस काल का मुख्य रूप में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और व्यापार बहुत सीमित था। वहीं अब हम लोग उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इस काल में भौगोलिक विस्तार के साथ इनकी अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आया और अब वे पशुचारण के स्थान पर कृषि को प्रमुख पेशा के रूप में बना लिया। अब विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूँ, मूंग आदि की खेती करने लगे। उनका प्रमुख फसल में धान अब उनका प्रमुख फसल बन गया। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ वो था लोहे का प्रयोग। इस काल में अब उत्तर वैदिक काल में जो लोगों को लोहे का ज्ञान से प्रचलित होने लगे, जिससे वो अब लोहे से बने औजार का उपयोग करने लगे, जिससे उनके अर्थव्यवस्था में बहुत चेंजिंग देखने को मिला। जैसे अब वे लोहे से बने औजार का उपयोग करके कृषि कार्य करने लगे। कृषि कार्य करने से उनका फसल में वृद्धि हुई और अब वो अनाज उपजाने लगे और अब उनका इस तरह से डेवलपमेंट देखा गया। तो एक क्रम था जो लोहे का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट था उत्तर वैदिक काल में। व्यापार जो थी अब सीमित नहीं रही, अब उनकी व्यापार भी बढ़ने लगी। उस समय भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी अच्छी थी। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में राजा प्रमुख हुआ करता था, अतः राजा को जनस्य गोप भी कहा जाता था। राजा की पहचान कबीले से होती थी और उनका कर्तव्य था कबीले की रक्षा करना तथा युद्ध का नेतृत्व करना। उस समय राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली प्रचलित थी, किंतु राजा का निर्वाचन होता था। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई को देखते हैं। तो राज्य का मूल आधार परिवार था और परिवार के मुखिया को कुलूप या कुल कहा जाता था। और उस काल में ग्रामीण सभ्यता थी, तो बहुत सारे ग्राम मिलकर विष का निर्माण करते थे और विष का जो प्रधान था उसको विषपति कहलाते थे। और बहुत सारे विष मिलकर जन का निर्माण करते थे और जन जो थी उस काल की सर्वोच्च इकाई थी और जिसका प्रधान राजा हुआ करता था।
उत्तर वैदिक काल को देखते हैं तो इस काल में राजा की शक्ति और बढ़ी। साथ ही राजा अब जो था भूमि से जुड़ गया, भूमि के स्वामित्व से जुड़ गया। राजा का अब मुख्य कर्तव्य भूमि का विस्तार करना था और राजपद की उस काल में गरिमा बढ़ी, जिससे वहाँ पे यज्ञ और राज्य की जो राजा थे वो यज्ञ से जुड़ गए, जैसे राजसी यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि ये सब यज्ञ उस काल में होने लगे। पहली बार राज तत्व सिद्धांत सामने आया और इस प्रशासनिक इकाई में देखते हैं तो सर्वोच्च इकाई अब जनपद हो गया। और जनपद जो था बहुत सारे जन मिलकर बनते थे, जैसे जन से जन मिलकर जनपद का निर्माण हुआ और इसका प्रधान भी राजा हुआ करता था। और उस काल में कर व्यवस्था नियमित रूप से प्रतिष्ठित हो या संग्रहित हो, इसके लिए एक अधिकारी की भी नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र विस्तार के साथ राजा का कर्तव्य और उनका शक्ति में भी बढ़ोतरी देखी गई है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को देखते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में लोगों का धर्म बड़ा सरल था। वे लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे। उन्होंने प्राकृतिक संबंधित विचारों का आध्यात्मिक आधार पर प्रतिपादन किया, ना कि वैज्ञानिक। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज़्यादा वो लोग सोचते नहीं थे। उस काल के लोग देव की आराधना करते थे। आराधना के लिए मूर्ति पूजा का साक्ष्य या मूर्ति पूजा का माध्यम नहीं था, बल्कि स्तुति पाठ या यज्ञ द्वारा वो लोग पूजा पाठ करते थे। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की कुल संख्या 33 बताई गई है। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में इंद्र थे, जिन्हें वर्षा देव के रूप में पूजा जाता था। वहीं दूसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में अग्नि थे और पूषण जो थे वो पशुओं के देवता के रूप में पूजा जाता था। वहीं अब उत्तर वैदिक काल में धार्मिक संस्कृति का केंद्र स्थल के रूप में गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र बन गया था और इस काल में धार्मिक संस्कृति का मूल आधार अनुष्ठान तथा यज्ञ था और साथ में मंत्र विधियां भी प्रचलित हुई थी। और इस काल में मूर्ति पूजा का भी आभास मिलता है और या साक्ष्य मिलता है और यहाँ मतलब मूर्ति पूजा की शुरुआत हो गई थी। पशु बलि प्रथा की भी शुरुआत हो चुकी थी। पशुओं के देवता के रूप में रुद्र को पूजा जाता था और उत्तर वैदिक काल में शिव प्रमुख देवता के रूप में बन गए थे। काल में पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुआ, यानी ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के रूप में पूषण था और उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता के रूप में जाना गया या पूजा गया। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में यज्ञ एवं कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गया और इसी के कारण इसी के विरोध में दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि, और जो 600 BC के आसपास में हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को उसके भौगोलिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पहलू को देखा और समझा। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।